कैसे हैं सर आप? बहुत अच्छा, थैंक यू सो मच अच्छा। इरशाद फॉर कॉलिंग मी। आप भी आपका पहला गाना था एज ए सिंगर? गाने का शौक क्योंकि मेरे फैमिली में गाना है। क्योंकि देखिए जब सिंगर गाना गाता है उसके पास कोई रेफरेंस पॉइंट नहीं होता, नहीं होता, हाँ। उसको सिर्फ अपने इमोशंस, वो उस गाने के लाइंस के इमोशंस के ऊपर उसको काम करना पड़ता है, फिर उस पर फील डाल के वो गाना गाता है। तो उन्होंने सिर्फ ऐसा कहा, अच्छा तू बनाता है, चल मुझे दिखा। बहुत मिला। प्रियंका चोपड़ा की के जो भाई है उनकी शादी में भी मैंने गाया। मधु आंटी जो प्रियंका की जो मम्मी है उनके शोज में हम लोग परफॉर्म करते थे। तो वहां से मेरी म्यूजिक की एक्चुअल जर्नी स्टार्ट हुई। फ्यूजन क्या होता है और जो गाना होता है उसकी जो जर्नी हो तो कैसे स्टार्ट होती है? कैसे सोचा जाता है कि ये स्क्रिप्ट है, इसके अकॉर्डिंग हम ये गाना बनाएंगे? तो उसके लिए जैसे कि जावेद अख्तर जैसे पहुंचे हुए लोग हैं, उनको 5 मिनट में वो गाना बना देंगे। सिंगर जो शो करने चाहते हैं वो वहाँ पे गाना असल में गा नहीं रहते, वो खाली लिपसिंग कर रहे होते, पीछे ट्रैक बज रहा होता है। ऐसा भी होता है क्या? क्योंकि जो सिंगर को मिलना चाहिए, आजकल सिंगर्स को इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स के बेसिस पे गाना मिलता है। अच्छा, आपको ये चीज पता है कि प्लेबैक के लिए सिंगर को आज की डेट में 1 पैसा नहीं मिलता है। तो एक बड़ा सिंगर है, मान लो अरिजीत सिंह है, वो किसी शो करने जा रहे हैं, उसको हम लोगों ने शो करने को बुलाया अपने टाउन में, तो मिनिमम कितना चार्ज? बहुत चार्ज कर। जो चांदनी रात है मेरे हाथ में तेरा हाथ है। चांदनी रात है मेरे हाथ में तेरा हाथ है। कैसे हैं सर आप? बहुत अच्छा, थैंक यू सो मच इरशाद फॉर कॉलिंग मी। ओके, तो आपने जो गाना जो रिलीज करा था अपना यूट्यूब पे, 3 लाख प्लस व्यूज आए उस पे। जी, सो उसके लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू। एंड वो गाना जो आपने रिकॉर्ड करा था, ये आपका पहला गाना था एज ए सिंगर? जी नहीं, फिर सेकंड गाना था ये? ये मेरा तीसरा गाना है, रिकॉर्डेड तीसरा गाना है। इससे पहले मैंने बैक वोकल्स किए, बहुत सारे सिंगर्स के लिए गाए। क्योंकि सिंगिंग जो होता है, जैसे कि आपको पता होगा कि उसमें हार्मोनाइज करना पड़ता है, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन सोलो एल्बम ये मेरा थर्ड है, थर्ड सोलो एल्बम। सोलो मतलब सिंगल प्रोडक्शन भी आप ही कर रहे हो? नहीं, इसका प्रोडक्शन हमारा था, लेकिन सबसे पहले मैं प्रोड्यूस किया था मेरा गाना, और वो तब मैं उनके साथ एसोसिएट था। देयर वाज अ स्टिंग विद। ये 2016 की बात है, और ये एक सूफी गाना है, सूफी फ्यूजन है, जोगी दे नाल गाने का नाम है। वो मेरा पहला गाना था। तो सर ये गाने का शौक कैसे आ गया आपको? मतलब कहाँ से शुरू हुआ सारी कहानी? गाने का शौक क्योंकि मेरे फैमिली में गाना है। हमारे खानदान में जो है वो एक माहौल है म्यूजिक का। मेरे दादाजी एसराज बजाते थे। एसराज एक इंस्ट्रूमेंट है जो क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, जो आजकल दिखता नहीं है कहीं पे। तो वो बजाते थे। ऐसे तो प्रोफेशनली ही वाज एसोसिएटेड विद असम स्टेट लिटरेसी बोर्ड। मेरे पापा 25 इंस्ट्रूमेंट बजा लेते थे। अच्छा। हाँ, और वो विशारद थे तबला में। मेरे संगीत में भी, गाने में भी थे। मेरे बुआ है, वो कैलकाटा से ट्रेन थे। श्यामल मित्र एक बहुत बड़े सिंगर थे उस जमाने में, उनसे ट्रेन थे वो। और इस तरह से एक माहौल था घर में। क्योंकि हम जब बड़े हो रहे थे, हमने क्लासिकल म्यूजिक, पापा उन शौकीन थे, गजलें सुनते थे हम काफी। तो मेहदी हसन साहब, फिर हमारे गुलाम अली साहब, इन लोगों को सुन सुन के हम बड़े हुए। तो उसके बाद जब स्कूल आए, स्कूल में जब जाते थे तो वेस्टर्न म्यूजिक का कल्चर था, और उस जमाने में रॉक म्यूजिक काफी चलता था। तो रॉक स्ट्रीट जर्नल एक मैगजीन हुआ करता। अच्छा। तो हम पैसे, जो हमें पॉकेट मनी मिलती थी, पैसे हम जमा करके फिर हम खरीदते थे। क्योंकि उस जमाने में इंटरनेट नहीं था। वो एक अलग मजा था। तो उस तरह से वेस्टर्न म्यूजिक के प्रति थोड़ा सा आकृष्ट हो गया। फिर लेकिन मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मैं म्यूजिक को एज अ प्रोफेशन लूंगा, ये ऑनेस्टली। जबकि सब लोग, क्योंकि मैं कंपटीशन, पापा भी ऐसा था कि शोज नहीं करने देते। शोज करने से कहते थे कि शोज करने से गला खराब हो जाएगा। तो हम सिर्फ कॉम्पिटिशंस में जाते थे। नजरुल कीती कॉम्पिटिशन हो गया, भजन कॉम्पिटिशन हो गया, गजलें, इस तरह के कॉम्पिटिशन, जो क्लासिकल रिलेटेड, सेमी क्लासिकल रिलेटेड कॉम्पिटिशन ही हमें अलाउड था घर से, लेकिन अलाउ नहीं करते थे। तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि म्यूजिक को एज अ करियर लूंगा। लेकिन म्यूजिक के बगैर जिंदगी नहीं चलती थी मेरी। सुबह से शाम तक वही देख रहे हैं। वही था।
लेकिन हाँ, मेरा क्रेज था थिएटर, मुझे हमेशा से एक्टिंग पसंद था। ओके। तो ये क्योंकि मेरे पास इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं घर वालों को ये बता पाऊं कि मैं एक्टर बनना चाहता हूँ, ये करना चाहता हूँ, इतनी हिम्मत नहीं थी क्योंकि फटकार पड़ेगी, मार पड़ेगी। सही। एक बार हिम्मत करके 9th क्लास में मम्मी से कह दिया था, मम्मी मैं जादवपुर यूनिवर्सिटी में मुझे भेजो, मैं एक्टिंग का कोर्स करना चाहता हूँ। तो मम्मी ने कहा कि क्या फिल्म करेगा तू, पहले पढ़ाई कंप्लीट कर, पढ़ाई कर। हाँ, नॉर्मल जो घर में तो ऐसे ही होता है। लेकिन उनको ये नहीं पता था कि एक्टिंग की भी पढ़ाई होती है। पढ़ाई होती है, हाँ। मैं एक्सप्लोर करता था, एक्सप्लोर कर रहा था। फिर 12th मैंने साइंस से किया क्योंकि मेरे घर में इंजीनियरिंग का वो है, बैकग्राउंड है। तो मुझे ये फोर्सफुली ये कहा गया कि क्योंकि हमारे घर में कोई डॉक्टर नहीं है तो तू डॉक्टर बन जा। अभी मुझे बायोलॉजी एज अ सब्जेक्ट पसंद था, हाँ। लेकिन मैं डॉक्टर कभी बनना नहीं चाहता था। होता है, बहुत लोग ऐसे करते हैं मतलब। हाँ, तो वो एक था। लेकिन हाँ, वो होता है ना कि क्योंकि एक 17 साल का लड़का, एक 16-17 साल का लड़का हमारे टाइम पे, अभी तो काफी स्मार्ट होते हैं लड़के, स्मार्ट हो गया। हमारे टाइम पे जो लड़के थे वो इतना नहीं सोच पाते थे। वो ज्यादातर क्या होता है, लोगों के सोच को ही अपना सोच मान लेते थे कि यही होना चाहिए तो यही बेटर है। एक्सपोजर नहीं था उस टाइम पे। हाँ, एक्सपोजर था ही नहीं, क्योंकि हमको ऐसा लगता था कि अगर मेडिकल नहीं कर पाए, इंजीनियरिंग नहीं कर पाए, अगर साइंस स्ट्रीम में गए तो जिंदगी खत्म हो गई। और खुद से ज्यादा ये एक्सटर्नल फोर्सेस ज्यादा होते, रिलेटिव्स का प्रेशर, पड़ोसियों का प्रेशर, फ्रेंड्स का प्रेशर। मैंने अपना पहला मेडिकल क्रैक नहीं किया, मेडिकल जो मेरा एंट्रेंस था मैंने क्रैक नहीं किया, पहला अटेम्प्ट मैंने, और जबकि मैंने तैयारी की थी और 12 मेरा रिजल्ट भी सही था, लेकिन मैं क्रैक नहीं किया। मेरी जिंदगी का सबसे पहला फेलियर था, जो उस जमाने में मैं उसको ले नहीं पाया, लेकिन आज के डेट में सोचता हूं तो वो अच्छा ही हुआ था। तो वो मेरे ऊपर इस तरह से उस चीज को डाला गया, इस तरह से प्रेशर डाला गया कि जैसे कि घर पे कोई मर गया है या कुछ शोक है या कुछ तो मेरी जिंदगी खराब हो गई है। इस तरह से मेरे माँ बाप का प्रेशर नहीं था, वो रिलेटिव्स का प्रेशर था, दूसरों का प्रेशर था। तो इसके बाद मैंने सोचा, मैंने 1 साल तैयारी की एंट्रेंस की। तो उस जमाने में AIEEE एक एग्जाम होता था, आज जैसे नीट होता है। हाँ, नीट का। उस जमाने में ऑल इंडिया इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम होता था। तो उसके लिए मैंने तैयारी की, और जबकि लोगों ने मुझे कहा था कि तू मैथमेटिक्स के लिए तू कर नहीं सकता कुछ, तू बायोलॉजी ही ट्राई कर। अच्छा। तो मैंने चैलेंज लिया, और मेरी ये फितरत है बेसिकली कि कोई मुझे बोल दे कि तू कर नहीं सकता, तो मैं करके बताऊंगा। मैं उसको कुछ नहीं बोलता हूँ, लेकिन करके बताऊंगा। मतलब वो जिद है कि किसने कैसे बोल दिया। स्टबर्ननेस है अंदर, बहुत है, अभी भी है, और अभी भी बचपना है, मतलब अभी भी वही है। जबकि एज बहुत उस जमाने से अभी तो बहुत टाइम चला गया, लेकिन मैं चेंज नहीं हुआ। ये मैं अपने आप में मैंने हमेशा देखा है। तो जो भी है, तो उस चीज को मैंने पकड़ लिया और मैंने वो क्रैक किया। फिर मैं गया पुणे, और वो भी मैंने चूज किया था। एक्चुअली मैं दिल्ली जा सकता था, चेन्नई जा सकता था, लेकिन मैंने पुणे को जानबूझ के चूज किया क्योंकि मुझे पता था कि पुणे में कोई फिल्म इंस्टीट्यूट है। हाँ। मुझे कुछ इससे ज्यादा कुछ नहीं पता था। तो मुझे लगा कि ये एक मौका हो सकता था, हो सकता है, क्योंकि मैं हमेशा से ही एक्टर बनना चाहता था। तो मम्मी से एक बार कहा था, मम्मी ने वो कर दिया। फिर एमेच्योर लेवल का थिएटर हम लोग करते थे स्कूल में, थिएटर पढ़ने का भी शौक था, और मुझे एक्चुअली लिटरेचर करने का शौक था। इंग्लिश लिटरेचर लेके मैं पढ़ना चाहता था। अच्छा। और मुझे ऐसा लगा था कि मैं अगर ड्रामा लेके पढ़ूंगा तो प्रॉस्पर कर सकता हूँ, लेकिन हिम्मत नहीं थी। घर में बोलूंगा कि आर्ट्स लूंगा तो अलग हो जाएगा, घर वाले डॉक्टर बनने को बोल रहे हैं। कुछ नहीं होगा, लेकिन क्या होगा ना कि मुझे ऐसा लगता था कि जो रिलेटिव्स लोग हैं वो प्रेशर डालेंगे, अच्छा ये इसका तो ऐसा था, लेकिन बाद में ये कर रहा है। तो मुझे लगता था किसी भी तरह से डिब्रूगढ़ से निकल जाऊं, असम से निकल जाऊं, बाहर कहीं चला जाऊं, उस मतलब इस रिलेटेड कुछ कर लूंगा। तो तब मैंने एक निफ्ट का भी एंट्रेंस दिया था, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी। उसका रिजल्ट मैंने नहीं देखा। इंजीनियरिंग क्रैक करने के बाद में एक दिन खोल के देखा कि मैं शॉर्टलिस्ट हो चुका था। अच्छा। अगर वो मुझे पहले पता होता तो मैं वहां एडमिशन ले लेता। खैर कोई बात नहीं, तो मैं कंटिन्यू कर रहा था। लेकिन इंजीनियरिंग में ने मुझे लाइफ में बहुत कुछ सिखाया। मैंने थैंकफुली, मैं बनना तो नहीं चाहता था क्योंकि घर पे वो मेडिकल का ही प्रेशर था, लेकिन जब मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में घुसा, इनफैक्ट मेरे दोस्तों को भी आज तक नहीं लगता कि तूने कैसे इंजीनियरिंग कर ली, लेकिन असली चीज उनको पता नहीं कि एक्चुअली है क्या। मुझे सिर्फ डिग्री करना है, मुझे सिर्फ डिग्री करना था, क्योंकि जब मैं पुणे पहुंचा तो पता चला कि FTII में एडमिशन लेने के लिए ग्रेजुएशन होना जरूरी है। FTI जो, हाँ, फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। मैं वहां पे गया तो कहा कि बच्चे आप ग्रेजुएशन के बाद आया ना। मैंने बोला भाई इतना स्ट्रगल करके तो आया हूँ और ये कर नहीं सकता। तो मैंने एक फिल्म एप्रिसिएशन का कोर्स किया सबसे पहले वहां पे, और मैं थिएटर करता था।
कहीं पे भी मौका मिल जाए, कुछ भी मिल जाए, थिएटर करता था। और पहले बंगाली थिएटर एसोसिएशन में घुसा। मेरी बंगाली इतनी अच्छी नहीं है क्योंकि मैं सीबीएसई में पढ़ा हूँ, तो मेरी हिंदी ज़्यादा अच्छी है। सही। तो वो मुझे थोड़ा सा सही करना था, इसलिए मैं घुसा। और क्योंकि वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे प्ले राइट्स होते हैं और बंगाली थिएटर बहुत ही ज़्यादा मतलब इम्प्रूव्ड है, बहुत ही ज़्यादा। मतलब अगर हिंदुस्तान में एक बंगाली थिएटर है, एक मराठी थिएटर है, एक गुजराती थिएटर है, ये बहुत हाई क्लास होते हैं। तो मुझे वो करना था कि एक देखना था क्या होता है। किया, उसके बाद बहुत सारी चीज़ें पता चली। फिर मैंने फिल्म मेकिंग की कोर्स करी। आफ्टर ग्रेजुएशन मैंने 6 महीने का जॉब किया। जॉब करने के बाद अच्छा, इस दौरान क्या हो रहा था कि इस दौरान जब मुझे एक्सपोजर मिल रहा था म्यूजिकली, क्योंकि मैं कॉलेज के कॉम्पिटिशन्स में हिस्सा ले पा रहा था। अच्छा। उस वक्त कोई वो बॉन्डेज नहीं थी। हाँ। किसी तरीके का वो मतलब रोक टोक नहीं था, आराम से जी रहा था अपना लाइफ। तो मैं कॉम्पिटिशन्स दे रहा था और साथ में म्यूजिक सीख भी रहा था। तो कॉम्पिटिशन्स में मैं जीत रहा था, इंटर कॉलेज जीत गया, स्टेट लेवल जीत गया, वहां पे जो जितना था। तो एक पॉपुलैरिटी हो गई, लोग पहचानने लगे। अच्छा। तो हमने एक बैंड फॉर्म किया ऐसे ही नॉर्मली, टून्स बोल के मतलब हमारा एक बैंड था। एक किया, उसके बाद हमने उसको रीनेम किया, ब्लड बैथ किया, उसका नाम थ्रैश मेटल बैंड था। तो उसको हम लोग पुराने मेटालिका के गाने जो है हम उसको नए तरीके से गाते थे। अब पापा को इस तरह की चीजें पसंद नहीं थी, और पापा को वाज हार्डकोर क्लासिकल म्यूजिशियन। मुझे, क्योंकि मुझे म्यूजिक से प्यार था, मुझे म्यूजिक एज अ होल मुझे अट्रैक्ट करती, कोई भी म्यूजिक हो, कोई भी म्यूजिक। हाँ। तो उसके बाद मैं सीख रहा था। फिर मैंने वेस्टर्न म्यूजिक पे भी एक कोर्स किया, ए लेवल डिप्लोमा। तब तक मैंने नहीं सोचा था कि मैं म्यूजिशियन बनूंगा। अच्छा। तो और एक्टिंग को ही परस्यू कर रहा था। ये जो सारा कुछ आपने करा, इसमें कितना टाइम लग गया होगा आपका? वो मैं कर रहा था, कॉलेज करते करते मैं कर रहा था, क्योंकि लोग पार्टीज करते हैं। 2-3-4 साल के आसपास लग गया सारा काम। हाँ। तो मैं उसमें इंटरेस्टेड नहीं था। मैं हमेशा अपने फोकस रहता था, कहीं से भी मुझे मौका मिल जाए, किसी से मुझे नॉलेज मिल जाए, क्योंकि मुझे ये पता था कि मुझे फैमिली का सपोर्ट नहीं है। फैमिली का सपोर्ट तो जो भी है, काफी बार ऐसा भी हुआ कि लोगों ने फायदा उठाया इस सिंप्लिसिटी का, लेकिन मैं सीखा ही। फिर मेरे एक दोस्त ने मुझे कहा, जब मैं इंटर कॉलेज जीत रहा था तो काफी मुझे म्यूजिक के लिए लोग पहचानने लगे। तो एक दोस्त मेरी थी, उसने मुझे कहा कि यार तू म्यूजिक को क्यों अपना करियर नहीं बनाता। तो मैंने कहा कि मैं तो कभी सोचा ही नहीं। मैंने अगर सोचता तो इंडियन आइडल वगैरह में चला जाता, कुछ कर लेता। तो उसने कहा तू चला जा, तू कुछ कर, क्योंकि अगर से घुसने से मतलब है, इंडस्ट्री में किसी भी तरह से घुसे तो घुसने से मतलब है। और उसके बाद जब मैंने म्यूजिक थ्योरी पढ़ना चालू किया तो मुझे पता चला कि जो वेस्टर्न थ्योरी है, इट इज नथिंग बट एक्टिंग। देखिए, आप फिल्म में भी क्या होता है, किशोर कुमार, मुझे बहुत सारे लोग ये कहते हैं, पूछते हैं कि तू एक्टिंग भी करता है, सिंगिंग भी करता है। मैंने बोला दोनों चीज रिलेटेड है, इसलिए कर सकता हूँ। एक्टिंग, म्यूजिक और एक्टिंग, सिंगिंग और क्या कहते हैं डांस, ये तीनों परफॉर्मिंग आर्ट्स जो है एक दूसरे से रिलेटेड है। तो आप किसी एक को पकड़ लो, आप दूसरे से जाओगे। आज तो बहुत सारे सिंगर को भी एक्टिंग करते हैं, हम लोग देख रहे हैं। सिंगर्स एक्टिंग कर ही सकते हैं, क्योंकि एक बहुत बड़े ब्रेट मैनिंग एक बहुत बड़े सिंगिंग इंस्ट्रक्टर है वर्ल्ड के। उन्होंने उनका, अगर आप सेशंस देखो, उनके सेशंस देखोगे, यूट्यूब में भी है, जहां पे उन्होंने कहा है कि एक सिंगर इज नो वन बट एन एक्टर। क्योंकि देखिए, जब सिंगर गाना गाता है उसके पास कोई रेफरेंस पॉइंट नहीं होता। हाँ। उसको सिर्फ अपने इमोशंस, वो उस गाने के लाइंस के इमोशंस के ऊपर उसको काम करना पड़ता है, फिर उस पे फील डाल के वो गाना गाता है। एक्टर के पास तो रेफरेंस है, वो गाना है, उसके लिए इजी हो जाता है। तो सिंगर अगर एक्टिंग करेगा प्रॉपर तरीके से, बहुत अच्छा एक्टर बन सकता है। सबसे बड़ा एग्जांपल है किशोर कुमार। मतलब तो मेरे वो आइडल थे। मैंने किशोर कुमार साहब, मोहम्मद रफी साहब, इन सबको बहुत ज्यादा फॉलो किया बचपन से। तो इसलिए जब इस लड़की ने मुझे बोला, तो मेरे दिमाग में सबसे पहले घुसा कि ये ट्राई कर सकते हैं। लेकिन तब भी मैंने सीरियसली नहीं किया। मैं सिर्फ एक जैमिन करता था, बहुत सारे क्लब्स में पुणे में मैं परफॉर्म करता था, ऐसे ही अपने, उसके पैसे के लिए नहीं करता था, वो ऐसे ही नॉर्मल हमारा शौक था। लेकिन उसके बाद जब बॉम्बे में शिफ्ट हुआ एज एन एक्टर, और उस वक्त मैंने एक फिल्म बनाई थी, शॉर्ट फिल्म थी, और वो एशियन फिल्म फेस्टिवल, साउथ एशियन फिल्म फेस्टिवल्स वगैरह में गई थी फिल्म। उस फिल्म का नाम था हंस एंड गन्स, अभी भी वो IMDb में है, हंस एंड गन्स, वो देख सकते हैं। वो एक माफिया के ऊपर एक ट्रिब्यूट था। यूट्यूब पे अवेलेबल है? यूट्यूब पे नहीं है, वो IMDb पे है। अच्छा, आप देख सकते हो, हंस एंड गन्स गूगल में टाइप करोगे आ जाएगा वो। तो गाइस, आप सुन रहे हो ना, इस शॉर्ट फिल्म है, जो इनकी लाइफ की पहली प्रोफेशनल फिल्म है, आप कह सकते हो।
आप सर्च करके देखना। तो वो उसमें मैं एक्ट नहीं करने वाला था, वो बेसिकली मैं उसका थीम म्यूजिक मैं बना रहा था। तो क्योंकि मेरे दोस्त को जो फिल्म बना रहा था वो एक प्रोजेक्ट फिल्म था, हमारा FTI का एक प्रोजेक्ट फिल्म था। तो हम क्योंकि हम लोग बना रहे थे और हम लोग एक ही माइंडसेट के हैं सारे, हम लोग सारे माफिया फैंस हैं, सारे क्लासिक माफिया जैसे गॉडफादर, वो देख के हम बड़े हुए। तो क्योंकि हम वो सर्जियो लियोनी और फ्रांसिस डी कोपोला इन लोगों से इंस्पायर्ड थे, तो हमको लगा कि हम अपने हिसाब से कैसे उनको एक ट्रिब्यूट दे। तो बच्चे थे क्योंकि उस वक्त हम बना रहे थे, तो उस तरह से हमने बनाया और वो फिल्म क्रिटिकली अप्रिशिएट होगी। उसका जो क्या कहते हैं कैमरा वर्क था वो काफी अप्रिशिएट किया गया। और वो फिल्म में मैं एक्ट नहीं करने वाला था, मैं एक्चुअली एज एन एडी काम कर रहा था, लेकिन दोस्त ने बोला कि भाई एक थर्ड कैरेक्टर मैं बनाता हूँ तेरे लिए, तू कर। और वो एक मसाला कैरेक्टर था, एक माफिया कैरेक्टर था डॉन, जो एक्सेंट्रिक था, लेकिन वो कैरेक्टर हिट हो गया जो लीड कैरेक्टर से। तो जो भी है, तो उस हिसाब से हम बाद में बॉम्बे शिफ्ट हुए। शिफ्ट होने के बाद काम नहीं मिल रहा था, सारे ऑडिशंस क्रैक कर रहे थे, काम नहीं मिल रहा था किसी न किसी वजह से, क्योंकि बहुत सारी चीजें होती है। सिर्फ फैक्टर, आप बहुत अच्छे टैलेंटेड हो यही एक फैक्टर नहीं होता कि आप जाके, सारे फैक्टर्स होते हैं। हाँ, क्योंकि आप जाके कहीं पे ऑडिशंस भी क्रैक कर लोगे, लेकिन रेफरेंस कहीं और से किसी और का आ जाएगा। तो ये स्ट्रगल है, ये पीरियड चलते रहता था, बट मुझे तो सर्वाइव करना था। तो मैं क्या करूं? तो उस वक्त ऐसा हुआ कि मैं जिम में वर्कआउट कर रहा था। तो एक सिंगर है जो ईरानी बेस के है, लेकिन है हमारे यूपी के ही है वो। अच्छा। उनका नाम है अली कुली मिर्जा। हाँ, तो उन्होंने गाना गाया था, बुरे बुरे हम शैतान जरा जरा बचना। मैंने सुना। हाँ। तो वो काफी सारे शोज करते थे ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो वो मेरे पड़ोसी थे। अच्छा। तो जिम में वर्कआउट करते, तो मेरे जो दोस्त, मेरे जो रूममेट थे, उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस कराया इनके साथ कि मेरा दोस्त है, अच्छा गाना गाता है। और मेरा एक शौक था कि मैं घर बैठ के ना कंपोजिशंस करता था। अच्छा। और मैं हार्ड ड्राइव पे सारे कंपोजिशन में स्टोर करता था। ऐसे गाना बनाऊंगा ऐसे नहीं सोचता, कंपोज करता था, लिखता था, उसको स्टोर करके रखता। तो उन्होंने सिर्फ बताया, अच्छा तू बनाता है, चल मुझे दिखा। तो मैंने उनको दिखाया। अच्छा। दिखाने के बाद उन्होंने कहा कि तू गाना गाएगा मेरे साथ, स्टेज शेयर करेगा? मैं करूंगा सर, मैं तुझे पैसे दूंगा, I'll pay you। पहली बार पैसे के बाद। हाँ, तो पैसे तो मुझे बहुत अच्छा लगा, और कोई सामने से आके आपको बोल रहा है। हाँ। मैंने अप्रोच भी नहीं किया, पैसे से ज्यादा मुझे मौका मिल रहा है। मैं अच्छा डायरेक्ट उस वक्त मैंने बोला कि अच्छा सर क्या होगा, मैं तुझे सैलरी दूंगा, मैं तुझे पर शो नहीं दूंगा। अच्छा। तू मुझे मैनेज कर, क्योंकि वो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। अच्छा। तो उनको चाहिए था कि कोई उसको मैनेज करे, और साथ में क्योंकि वो रैप गाते थे, तो उनको कोई लीड परफॉर्मर चाहिए था। तो वहां से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई, म्यूजिक जर्नी। उसके बाद मुझे ऐसे अंदर घुसता गया, ऑल ओवर इंडिया मैंने शोज किए। फिर मैं जो अग्नि बैंड, आपने सुना होगा, अग्नि बैंड एक बैंड है, बहुत फेमस बैंड है वहाँ के, उसके जो लीड सिंगर है उसके साथ हमने परफॉर्म किया काफी, मतलब बहुत सारा स्टेज शेयर किया। करने के बाद क्या कहते हैं, जब एक टाइम आया मुझे घर वापस आना पड़ा, क्योंकि मेरे पापा को स्ट्रोक हो गया था, होम टाउन यहाँ। तो उसके बाद थोड़ा सा गैप हो गया, और तब तक बिग बॉस चला गया। बिग बॉस में ही गॉट हिज एंट्री। तो मेरा वहां से भी मेरा एक स्टार प्रोफाइल क्या होता है तो पता चला, क्योंकि जब किसी भी जो भी कॉम्पिटिटर उस वक्त, आज क्या होता है पता नहीं, मैं 2014 की बात कर रहा हूँ। अच्छा। तो उस वक्त जो भी कंटेस्टेंट हाउस में आता था वो सेलिब्रिटी होता था, और उनके अपने मैनेजर्स, उनके अपने पीएस होते थे। तो आई वाज वर्किंग एज हिज मैनेजर, तो उनके भी इंटरव्यूज होते थे। तो पूरे लोनावाला में पूरा घर बना हुआ होता था, सलमान से मिला, एंड वो एक अलग एक्सपीरियंस था। फिर एक फिल्म हुई, जिसमें वो काम कर रहा था, उस फिल्म का नाम था रोड द टाइगर ऑफ सुंदरबंस। ये एक फिल्म मैंने देखा हुआ है क्या? हाँ, और शेर को लेके है। उसमें जो बंदा है, हीरो जो कैरेक्टर है, हीरो जिसका नाम था, वो जो बोल्ड बंदा, जो बॉल्ड है। अच्छा। सो ही इज, उसमें नोरा फतेही की फर्स्ट फिल्म है वो। तो इन सब के साथ, क्रू के साथ, आई वाज असिस्टिंग द कैमरा पर्सन, तो मुझे उसी के वजह से मौका मिला। ही गेव मी दैट चांस। तो ये मेरा पहला बहुत बड़ा काम था, क्योंकि मैं करने वही गया था म्यूजिक, तो मैं आई वाज डूइंग इट एज अ गोल। तो वही था ना, गोल वही था, क्योंकि मुझे पता था अगर मैं अर्न नहीं करूंगा तो घर वापस आना है, और जॉब मुझे करना नहीं था, क्योंकि ऑलरेडी मैं जॉब छोड़ चुका था। और जॉब करके मैं ये
करियर को कंटिन्यू करना नहीं कर सकता था। और एक जैसे कि मेरे में वो है स्टबर्डनेस, छोड़ना नहीं है, कुछ भी हो जाए छोड़ना नहीं है, लगे रहूंगा, और वो है। तो इसलिए मेरा क्या कहते हैं, वहां उसके साथ मैं स्टिक हो गया। तो आई डिड रोड, उसके मतलब असिस्टेंट के हिसाब से पैच ऑफ वर्क, उसके लिए पेमेंट वगैरह नहीं मिलता, लेकिन तुम्हारा एक्सपीरियंस होता है, मौका मिलता है, लोगों के साथ पहचान होती है। 4 दिन 5 दिन का ही मेरा काम था, ज्यादा नहीं था, 4-5 दिन ही होगा। नेटवर्किंग बट नेटवर्किंग, हाँ, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे नेटवर्किंग करना वहां से समझ में आया कि आपको डिस्कोथिक्स जाना है, आपको लेट नाइट पार्टीज करना है, पार्टी के लिए नहीं करना है, पार्टी पहचान के लिए, क्योंकि मीटिंग्स साइन वहां पे होता है, कॉन्ट्रैक्ट साइन वहां पे होता है। हाँ, तो ये अच्छा था, उसके साथ मैंने बहुत कुछ सीखा। लेकिन फिर मेरे पापा का वो स्ट्रोक हो गया, तो मुझे वापस आना पड़ा। मैं कुछ महीने यहाँ पे था, फिर वापस जब मैं गया तो ही कॉल्ड मी, तो आप मुझे ज्वाइन कर। बट उस वक्त मुझे लगा कि नहीं, बहुत हो गया, अभी इसके साये में मैं रहूंगा तो मैं खुद कभी आगे नहीं बढ़ सकता। मैं हमेशा जिंदगी में असिस्टेंट ही बन के रहूंगा, क्योंकि मैं बहुत एक्सपोजर मुझे बहुत मिला। प्रियंका चोपड़ा की के जो भाई है, उनकी शादी में भी मैंने गाया। मधु आंटी जो प्रियंका की जो मम्मी है, उनके शोज में हम लोग परफॉर्म करते थे। लेकिन जैसे ही उसको लगता था कि यार ये इसको कुछ तो मिल रहा है, कुछ तो अटेंशन मिल रहा है, क्योंकि तो वो स्टेज ले लेता था और मुझे बैक स्टेज कर लेता था। तो वो तो होता ही है यार, तो मुझे आर्टिस्ट के साथ में हाँ, मुझे ऐसा लगा कि भाई ये यहाँ रहूंगा तो मुझे पीछे ही रहना पड़ेगा, तो कुछ ना कुछ मुझे करना होगा। ठीक है, मुझे पैसे मिल रहे, स्ट्रगल तो होगा, क्योंकि ये उस वक्त मुझे फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं था पैसे में, लेकिन वो एक्सपोजर हाँ, वो नहीं मिल रहा है। एक अंदर से होता है ना वो, क्योंकि आप रह रहे हो बॉम्बे में, आराम से रह रहे हो, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फाइनेंशियल क्राइसिस है नहीं। लेकिन जो करने गया वो कर नहीं पा रहा हूँ, ऑडिशंस नहीं दे पा रहा हूँ, ये नहीं कर पा रहा हूँ। फिर मैंने सोचा नहीं, बहुत हो गया, अभी फिर से रीस्टार्ट करना पड़ेगा। तो नॉर्मली तो मैं ऑडिशंस दे रहा था एक्टिंग वगैरह के, लेकिन उस वक्त एक मौका मेरे पास आया। उनको नया फेस चाहिए था, एक नया सिंगर चाहिए था, सूफी गाना गाने वाला सिंगर जो ई माइनर में गा सके, और मैं हाई पिच गाता था। फॉर्चुनेटली मैं सिलेक्ट हो गया, और वो वहां से जोगी देनाल। कौन सी ईयर की बात है? 2016 की बात है। तो वहां से मेरी म्यूजिक की एक्चुअल जर्नी स्टार्ट हुई। तो लोगों को लगने लगा कि सिंगर है तो ठीक है, क्योंकि मैं घुस गया किसी भी तरह से, आई वॉज देयर इन द इंडस्ट्री। तो ये जैसे फेट कहते हैं ना, फेट जैसा हो गया वो, किस्मत। तो उसमें मैं म्यूजिक लाइन में ही घुस गया। मुझे शोज भी लोग म्यूजिक आर्टिस्ट के हिसाब से ले रहे थे, और इससे पहले भी मेरा एक्सपीरियंस भी इसी लाइन में था, क्योंकि मैं शोज ही करता था, म्यूजिक शोज ही करता था। तो और लेकिन एक चीज अच्छी बात ये थी, क्योंकि उनको ऐसा लुक चाहिए था जो सूफियाना जिसका लुक हो, जो थोड़ा सा साधु टाइप दिखे, और मेरे बाल लंबे थे, दाढ़ी थी। तो उन्होंने बोला अच्छा, एक्टर हायर करने की जरूरत नहीं, ये तो पैसे तो लेंगे ही तो इसको ही ले लेते हैं। तो अच्छा हुआ मैं कास्ट भी हो गया उस गाने में। तो उस गाने का आप एक नाम बताएंगे हमारे? जो जोगी देनाल हाँ, कौशिक जोगी देनाल नुसरत फतेह अली खान का भी है। जोगी देनाल कौशिक अगर आप टाइप करोगे तो वो आ जाएगा। टाइप करना दोस्त, देखना आप लोग वीडियो को। तो वो चीज, उसके बाद फिर एक टैग हो जाता है कि ये बंदा जो है ये, कि फिर मैं जिंगल्स के ऑडिशंस के लिए जाता था, तो मुझे कहते हैं यू सीम टू बी अ डिवोशनल सिंगर। वी आर नॉट डिवोशनल सिंगर, सूफी गाने से कोई डिवोशनल सिंगर तो यार। तो उसके बाद टैग हो जाता है, जहाँ पे भी सूफी प्रोग्राम्स वहां पे मुझे बुला रहे हैं, अच्छा गजलें है बुला रहे हैं, ठीक है मैं गा लेता हूँ, लेकिन वो मैं उस मतलब एक टैग सिंगर नहीं होगी, इसमें ही आप परफॉर्म कर सकते हो। तो उसके बाद फिर थोड़ा भड़का, लेकिन जिंगल्स मुझे मिले उसके बाद, किसी के रेफरेंस के थ्रू मिले, लेकिन मिले। उसके बाद आई परफॉर्म विद बिस्लेरी फोन्जो के लिए एक मैंने जिंगल किया था। अच्छा। उसके बाद आई स्टार्टेड वर्किंग विद लॉट ऑफ म्यूजिक डायरेक्टर्स, उनको असिस्ट किया। मेरे शोज थे, एक मेरा बैंड भी फॉर्म हुआ, ओ माई गॉड बोल के, OMG, उसको ओ माई गॉड है, लेकिन हम लोगों का बैंड का एक्चुअल नाम था ओपन म्यूजिक ग्राइंड। हाँ, लोग समझते थे ओ माई गॉड है, एक्चुअली उसका नाम था ओपन म्यूजिक ग्राइंड। अच्छा। तो उसमें हम 3 लोग थे, 3 पीस बैंड था। उसमें एक प्रॉपर क्लासिकल सिंगर था, आमिर उसका नाम था, मैं था, और एक जयदीप थे। हम लोग फ्यूजन करते थे। तो वहां से मेरा जो फ्यूजन के लिए जो एक क्रेव है। फ्यूजन क्या होता है? फ्यूजन म्यूजिक का फ्यूजन होता है। जैसे मैंने आपको पहले भी कहा कि मुझे हर किस्म की म्यूजिक पसंद है। ओके। मैंने और
फ्यूजन म्यूजिक मुझे सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करता है, जैसे क्लासिकल के साथ रॉक का कॉम्बिनेशन कैसा अच्छा। होगा, क्लासिकल के साथ अगर कंट्री आपने कंबाइन किया कैसे होगा, तो ये एक्सपेरिमेंटल जॉनर होता है, इसको हम फ्यूजन कहते हैं। फ्यूजन म्यूजिक कहते हैं। Okay. जैसे कि अगर आप, एक पाकिस्तानी बैंड हुआ करता था बहुत पुराना, फ्यूजन उसका नाम ही था, FUZON। हम्म, तो शफकत अमानत अली खान साहब जो थे, वो उसके लीड सिंगर थे उस बैंड के, और बहुत बहुत बेहतरीन गाने हैं उसके। कव्वाली के साथ वो गाने को मिलाते थे। हाँ, ऐसा उनका कैसा था, वो कव्वाली नहीं था, हाँ, ऐसा मैंने सुना था। हाँ, बहुत ही खूबसूरत गाने, जरूर सुने। और क्योंकि वो गाना उनका टोटल क्लासिकली होता, सेमी क्लासिकल के ऊपर रहता था, और राग बेस्ड रहता था, लेकिन जो उसका अरेंजमेंट होता था वो वेस्टर्न रहता था। अच्छा। और जोगी दे नाल भी अगर आप सुनोगे इस गाने को जरूर सुनना, इसका जो पूरा अरेंजमेंट है ये भी ऐसा ही है। इट्स नॉट अ प्रॉपर सूफी, ये सूफी फ्यूजन है। इसको ओरिजिनली हमने ऐसे बनाया था कि इसको बनाया गया था ऐसे, बहुत ही खूबसूरत सैक्सोफोन के साथ बनाया गया था। पहली बार सूफी किसी ने सैक्सोफोन के साथ बनाया। अच्छा। तो बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट थे, जैसे कि ID राव, आज इंडिया के सबसे बड़े सैक्सोफोन प्लेयर है, सैक्सोफोन फ्लूट प्लेयर। डेविड सेंचुरी बोल के एक आर्टिस्ट है जिन्होंने उसके गिटार किया था। तो सबका एक फ्यूजन, एक कंबाइंड सा दिमाग था। रिकॉर्डिंग उसका हरिहरन जी के स्टूडियो में हुआ था, तो काफी बड़ा सा था वो। तो लेकिन क्योंकि सूफी गाना है तो लोग इतना ज्यादा नहीं सुनते हैं। अच्छा सर, आप मेरे को आपकी बातें बहुत अच्छी लग रही, क्योंकि हम लोग तो उस फील्ड में है नहीं, म्यूजिक इंडस्ट्री में हम लोग तो है नहीं, ऐसे बहुत से लोग हैं जो नहीं होंगे शायद। तो अच्छा, वो जो एक गाना जो बनता है, जो गाना जो हम लोग देखते हैं, कोई भी गाना हो, हिट गाना हो, फ्लॉप गाना हो, उनके, पर जो गाना होता है उसकी जो जर्नी हो तो कैसे स्टार्ट होती है, कैसे सोचा जाता है कि ये स्क्रिप्ट है, इसके अकॉर्डिंग हम ये गाना बनाएंगे, इस गाने के अकॉर्डिंग हम ये म्यूजिक बनाएंगे, इस म्यूजिक के अकॉर्डिंग जो मेल फिल्म जो हीरो हीरोइन है वो दोनों लोग ये करेंगे, गले मिलेंगे, ये करेंगे। तो गाने की एक जर्नी हो कैसे स्टार्ट होती है? देखिए, बहुत सारी चीजें होती है उसमें। देखिए, कुछ म्यूजिक डायरेक्टर्स ऐसे होते हैं जो पहले, जैसे कि उनके पास फैक्ट्री में बहुत सारे गाने थे। अच्छा। अभी जो प्रोड्यूसर को चाहिए वो ऑप्शन देते थे, ये आप कोई सा भी ले लीजिए, क्योंकि वो पहले से बना के रखते थे सिचुएशन के हिसाब से। लेकिन यूजुअली क्या होता है कि एक म्यूजिक डायरेक्टर को कोई भी डायरेक्टर आके बोलता है या फिर फिल्म मेकर आके बोलता है कि ये सिचुएशन है, इस सिचुएशन के ऊपर आपको एक गाना बनाना है। तो वो लिरिसिस्ट के साथ बैठेंगे, उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग अलग अलग कंपोजर्स अलग अलग तरीके से काम करते हैं। जैसे कि कोई ऐसा काम करता है कि पहले उसका पूरा म्यूजिक बनता है, जो म्यूजिक पहले बनता है उसके ऊपर लिरिक्स बैठाते हैं। ओके। वो एक तरीका है। लेकिन कुछ म्यूजिक डायरेक्टर्स ऐसे हैं जो पहले लिरिक्स पे काम करते हैं। जैसे करते हैं कि वो जो पुराने म्यूजिक डायरेक्टर्स भी ऐसे होते थे, मेरे ख्याल से सलिल चौधरी जी भी ऐसे थे, S.D. बर्मन भी ऐसे ही थे, कि वो पहले वर्ड्स के ऊपर ट्यून बनाते थे। लेकिन अभी ऐसे भी डायरेक्टर्स हैं जो ट्यून बना पहले सेट होता है फिर वर्ड्स बनाते हैं, जो जिसको अच्छा लगता है, जिसका जो कंफर्ट जोन होता है। जैसे मुझे आप अगर पूछोगे, मैं एज अ कंपोजर मैं प्रेफर करता हूं सबसे पहले लिरिक्स, क्योंकि मैं उस लिरिक्स के ऊपर, उसके फील के ऊपर म्यूजिक बनाता हूं। उसमें टाइम ज्यादा लगता है, लेकिन वो एक सेटिस्फैक्शन का लेवल होता है। लेकिन उल्टा भी आप कर सकते हो, जो जिसका कंफर्ट जोन होता है वो इस तरह से इस चीज को बनाया जाता है। ओके। तो गाना देखते हैं ना, वो लगता है कि लेकिन उस गाने की जर्नी बहुत टाइम लगता है, मतलब बहुत ज्यादा माइंड यहाँ पे काम करता होगा कि एक सीन तो अभी शूट हुआ नहीं है, मूवी का शूट होना बाकी है। जो डायरेक्टर आए आपको दे दिया स्क्रिप्ट, ये सीन है, इस पे गाना बनाना है, तो इस गोना टेक टाइम लगता है बहुत ज्यादा उसको बनाने में। तो उसके लिए जैसे कि जावेद अख्तर जैसे पहुंचे हुए लोग हैं, उनको 5 मिनट में वो गाना बना देंगे, क्योंकि वो उनका माइंड ही वैसा है, उसका माइंड ही वैसा ऐसा है। तो एक्सपीरियंस भी बहुत ज्यादा मैटर करता है, और वो इंसान किस चीज के लिए बना हुआ है, जो इस फील्ड का बंदा है वो सोचेगा ही वही। क्योंकि जैसे एक म्यूजिक डायरेक्टर को भी एक डायरेक्टर के एंगल से सोचना पड़ता है, तो पूरा जो स्क्रिप्ट है उसके दिमाग में घूमना पड़ेगा। जैसे कोई भी डायरेक्टर अगर फिल्म बनाता है तो एक्टर्स, हम लोगों को लगता है कि एक्टर बहुत बड़ी चीज है, एक्टर बड़ी चीज नहीं होती है। सब फिल्म में सबसे बड़ी चीज है, सबसे बड़ा होता है डायरेक्टर क्योंकि उसी का प्रोजेक्ट है, और ये सारे मोहरे हैं जो उसके हिसाब से काम कर रहे हैं। ओके। मतलब उसके दिमाग में ऑलरेडी ये फिल्म बन चुकी है पहले, उसके हिसाब से उसने इम्प्लीमेंट किया है। तो म्यूजिक डायरेक्टर को भी वही हायर करता है। वो ये बोलेगा कि भाई ये आप
ये सिचुएशन है, आप इस पे बनाओ। और वो भी क्योंकि एक्सपीरियंस्ड है, उसको पता है कि ये सिचुएशन है, इस पे वो 4-5 ऑप्शन डायरेक्टर को देगा, ओके 4-5 गाने बनाएगा और देगा। अभी डायरेक्टर उसको चूज करेगा कि इसमें से ये गाना इस पे जा रहा है, तो उस डायरेक्टर का भी म्यूजिक सेंस होना जरूरी है। सही सही। लेकिन आजकल सीन थोड़ा सा डिफरेंट है। आजकल तो बिल्कुल ही, आजकल एक्टर आके बोलते हैं कि मुझे ये सिंगर चाहिए, ये डायरेक्टर चाहिए, एक्ट्रेस भी यही चाहिए। सर एक चीज मैं आपसे और जानना चाहता हूँ कि जो हमने जो एक गाने की जर्नी देखी, एक सॉन्ग की जर्नी देखी, पहले कोई होता है, कोई पहले ट्यून बनाते, कोई होता है पहले गाने लिखता है, वहां से तो आपने कर लिया, वहां से हम चले गए स्टूडियो के अंदर, जिस दिन गाने को रिकॉर्ड करेंगे, वहां का जो सीन होता है उस टाइम पे कैसे रिकॉर्डिंग, जैसे कि मैंने काफी सारे वीडियोस में देखा है कि बाहर वो जो क्या बोलते हैं उसको, बाहर डायरेक्टर बैठा रहता है जो कंपोजर है, अंदर में सिंगर एक बंद कमरे में हेडफोन लगा के गाना गाता रहता है। तो वो उस टाइम पे कैसे पता चलता है कि बाहर में कौन सा ट्यून बज रहा है, अंदर में कौन सा वो गाना गा रहा है? वो रूम एक्यूस्टिक होता है इस रूम के जैसा। अच्छा। और उसको डबिंग रूम कहते हैं। वो सिर्फ सिंगिंग के लिए ही नहीं, वो वॉइस डबिंग के लिए भी यूज होता है। सही। अगर आप फिल्म में अगर आप काम कर रहे हो तो पहले एक्टिंग होता है, डबिंग तो हाँ तो वही चीज है। जैसे कि ये माइक है, यही माइक सपोज यूज हो रहा है, तो क्या होता है कि उसको रिकॉर्ड करते हैं, वो रिकॉर्डिस्ट होता है, वो जो बैठ के उसको इंस्ट्रक्ट कर रहा होता है, वो जो रिकॉर्ड करेगा उसको ये वोकल्स रिकॉर्ड होता है, उसके ईयर्स में वो म्यूजिक पूरा ट्रैक रहता है, ट्रैक बज रहा होता है, वो अपना डब करता है। तो वो डब पहले वो डबिंग होता है, वो रेडी होता है डबिंग, उसको फिर वो जस्ट रिकॉर्डिंग हुआ, वो गाना नहीं बना तब, ठीक है, क्योंकि वो उसके वेरिएबल्स होते हैं, उसमें डिफरेंसेस होते हैं, वॉइस अलग रहता है, पिच, हाँ, तो उसको फिर मिक्सिंग के लिए भेजते हैं, फिर वो मिक्स होता है, एक एक ट्रैक मिक्स होता है, मिक्स होने के बाद वो फिर मास्टर होता है, हाँ, मिक्सिंग के बाद फिर मास्टरिंग होती है। मिक्स मतलब वो मिक्स एक बार हो गया, फिर उसके ऊपर एक और प्लेट चढ़ा दिया। मिक्स मतलब जो साउंड, जो सिंगर की जो वॉइस है, जो म्यूजिक है, दोनों को हम लोगों ने मिक्स किया, मिक्स करने के बाद फिर और उसको मास्टरिंग के लिए भी। हाँ, मतलब मिक्स करने से भी उसका पहले सिर्फ मिक्सिंग होता है, मिक्सिंग करने से क्या होता है, वो एकदम आउटपुट बढ़िया वाला नहीं आता है। ओके। क्योंकि देखिए जो वॉइस है वो भी एक इंस्ट्रूमेंट ही है, उसको इंस्ट्रूमेंट की तरह अगर हम यूज करेंगे तो, क्योंकि अगर मैं अपने वॉइस में अभी गाना गाऊंगा तो, और म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट कहीं और बज रहा है तो अलग साउंड करेगा। अगर आप लाइव में किसी को सुनते हो जो अनमिक्स्ड आवाज है, वो अच्छा नहीं सुनाई देता है अगर आप ध्यान से सुनोगे तो, क्योंकि दोनों के फ्रीक्वेंसीज मैच नहीं होते। मिक्सिंग में क्या होता है, फ्रीक्वेंसीज को मैच किया जाता है, ताकि वो एक के साथ दूसरा सिंक हो जाए, सिंक्रोनाइज हो जाए। तो सिंक्रोनाइज करने के बाद फिर उसको एक प्लेट लगाया जाता है, फिर उसको उसके ऊपर जैसे कि हम लोग जैसे लैमिनेशन करते हैं, वो लैमिनेशन होता है। अच्छा। मास्टरिंग। और काफी ज्यादा मैंने सुना है बहुत से लोग ऐसा, मतलब सिंगर्स को गालियां भी देते हैं कि यार ये तो ऑटो ट्यून यूज करता है, इसका खुद की आवाज ऐसी नहीं है, ये ऑटो ट्यून है। वो ऑटो ट्यून क्या होता है बेसिकली? ऑटो ट्यून एक टेक्नोलॉजी है, एक्चुअली ट्यूनिंग होता है, बहुत सारी चीजें होती है। ऑटो ट्यून होता है कि किसी जैसे ऑटो, सबसे पहले मैं एक इस चीज पे आता हूँ कि जब हम ज्यादा फील देने जाते हैं गाने में, तो ये बहुत ही एकदम इट्स वेरी नेचुरल कि वो थोड़ा सा उस सुर से हिलेगा, क्योंकि हम वोकल्स यूज करते हैं, हमारा पिच मीटर नहीं है। सही। तो ये एक पिच मीटर होता है, ऐसे रहता है। तो मेलोडाइन बोल के एक सॉफ्टवेयर होता है, तो मेलोडाइन क्या करता है कि अगर आप पिच से इधर उधर चले गए, क्योंकि वो फ्रीक्वेंसी मिसमैच हो गया, तो वो आपको खींच के इधर ला देगा थोड़ा सा। अच्छा। वो हर सिंगर का होता है, ऐसा कोई सिंगर है ही नहीं जिसका नहीं होता है, और जो क्लेम करेगा वो झूठ बोल रहा है, ह्यूमन है यार, हाँ, तो। लेकिन वो मोहम्मद रफी, किशोर कुमार के टाइम पे नहीं होता था। अच्छा। उस जमाने, क्योंकि उस जमाने में एक गाना रिकॉर्ड करने में 6 महीने लग जाते थे, क्योंकि एक गलती, मतलब एक गलती, किसी का एक वायलिन भी मिस हुआ तो पूरा गाना वापस से रिकॉर्ड करना पड़ता था। अभी ये नहीं होता है, क्योंकि अभी ट्रैक में ऑलरेडी पहले ट्रैक बनता है। अब जैसे कि अगर पूरा प्रोसेस कैसे होता है, सबसे पहले ट्रैक बनता है, म्यूजिक जिसको, हाँ, ट्रैक मतलब म्यूजिक। हाँ। तो ट्रैक में क्या क्या, अगर उसमें लाइव म्यूजिक भी
के क्या कहते हैं उसको, लाइव एलिमेंट्स भी रहते हैं, लाइव म्यूजिक भी होता है, इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक भी हम ऐड कर सकते हैं, सब मिला के एक ट्रैक बनता है। उस ट्रैक के ऊपर सिंगर गाना गा रहा है। अब ट्रैक तो ऑलरेडी फ्रीक्वेंसी उसका मिक्स्ड है, हाँ, वो तो फिक्स है। उसके ऊपर जो जब सिंगर गाएगा उसका मिसमैच होना जरूर मतलब होगा ही। और अगर नहीं होता है तो वो ज्यादा ही कॉन्शियस होके गा रहा है, तो उसके आवाज में फील नहीं निकलेगा। तो फील बहुत इंपॉर्टेंट है, फील को मेलोडाइन नहीं किया जा सकता। ये समझना ऑडियंस के लिए भी जरूरी है। अगर ये जो भी पॉडकास्ट देख रहे हैं वो इस चीज को समझे कि फील जो है उसको कोई मेलोडाइन या ऑटो ट्यून नहीं ला सकता। लेकिन सुर अगर थोड़ा सा भटके, इंसान अगर ज्यादा फील डालने जाए तो कोई भी इंसान भटकता है थोड़ा सा, क्योंकि हम लोग मशीन्स नहीं है। और जो नहीं भटकता है वो कभी भी आउट ऑफ पिच हो ही नहीं सकता, ऐसा लोग कहते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से वो भी होते होंगे। इंसान है यार, इंसान है, क्योंकि एकदम डॉट, क्योंकि हम लोग मशीन्स नहीं है, तो मेलोडाइन से उसको सही करते हैं, वो नॉर्मल है, वो सबके लिए होता है। अब ऑटो ट्यून पे आते हैं। ऑटो ट्यून वो होता है जब बहुत सारे म्यूजिक डायरेक्टर्स ने इसको प्रोफेशनली बहुत अच्छा बनाया। जैसे सबसे पहला एग्जांपल जो आज के डेट में इंडिया में सबसे बड़ा म्यूजिक डायरेक्टर है, उससे बड़ा कोई है ही नहीं। उनको उन्होंने ही क्या कहे, उन्होंने वही लाए ऑटो ट्यून को। अच्छा। तो अगर वो लाए तो ऑटो ट्यून गलत कैसे हो सकता है? सही बात। अब अरे 10 इंटरव्यूज उठा के देखो, वो ऑटो ट्यून के सपोर्ट में बात करेंगे। जैसा सुरीला, मतलब उनसे बेटर तो आज के डेट में कोई सिंगर है ही नहीं, तो वो उनका अलग लेवल है। जब वो खुद ऑटो ट्यून को सपोर्ट कर रहे हैं तो हम और आप कौन होते हैं? तो इसलिए समझना जरूरी है, टेक्नोलॉजी को समझना जरूरी है। जिनको, जैसे कि पुराने जो सिंगर्स होते थे, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल ऑफ देम, मैं उनका नाम मेंशन नहीं करूंगा, बहुत सारे ऐसे सिंगर्स हैं जो ऐसे बोलते रहते हैं किसी भी पॉडकास्ट में आके, ऑटो ट्यून में ये हो गया, ऑटो ट्यून में हो गया, हम लोग तो ऐसे गाते थे। वो लोग भी ऐसे नहीं गाते थे, मेलोडाइन उनमें भी यूज होता था। हाँ, लेकिन वो बोलने के लिए बोल रहे क्योंकि आज उनके पास काम नहीं है, सिंपल बात ये। लेकिन जैसा सिंगर अगर ऑटो ट्यून को सपोर्ट कर रहा है, उसके पीछे कुछ तो रीजन होगा। जैसा लेजेंडरी म्यूजिक डायरेक्टर अगर उस चीज को यूज कर रहा है, उसके पीछे रीजन है। ऑटो ट्यून को हम किस तरह से यूज करें वो इंपॉर्टेंट है। जैसे आज इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक यूज होता है, बहुत सारे एसएमएस गानों में इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक यूज होता है, तो उसमें ऑटो ट्यून रहता है, ऑटो ट्यून रहता है। भोजपुरी गानों में स्टार्ट से एंड तक पूरा ऑटो ट्यून रहता है, तो वो तो गाने को खत्म करते हैं, उसमें साफ पता चल रहा है कि भाई पूरा, क्योंकि वो बेसुरा गा रहे हैं, गाना ही बेसुरा गा रहे हैं, तो उसको अगर कोई खींच के उसको ट्यून में लाएगा तो सुनाई गंदा देगा ही ना वो, ऑब्वियस है। हाँ, लेकिन इधर उधर किसी का सुर हुआ तो अगर हम ऑटो ट्यून से चीजों को अच्छा भी किया जाता है। ऑटो ट्यून का सपोर्टर मैं खुद नहीं हूँ, मैं रॉ वॉइस में ही मैं गाना गाता हूँ, मैं क्योंकि मैंने फोक गाने गाए हैं, मैंने सूफी गाना गाता हूँ, मुझे अपने वॉइस पे भरोसा है। लेकिन मैं टेक्नोलॉजी के अगेंस्ट नहीं हूँ, और क्योंकि मैं तो मैंने इस पे जाके रिसर्च किया कि ऑटो ट्यून कहाँ पे यूज हो सकता है। कहीं कहीं हम ऑटो ट्यून का यूज करना गाने को खूबसूरत बनाता है, अच्छा बनाता है, लेकिन उसको इंटेलिजेंटली यूज करना पड़ेगा। अगर हम उसको फर्स्ट टू लास्ट उसी को यूज करें, वो डिपेंड करता है जो म्यूजिक डायरेक्टर है कैसे यूज कर रहा है। अभी किसी को वो सांप पे पा गा रहा है, उसको हम खींच के सांप पे ला रहे हैं तो वो तो गंदा साउंड करेगा ही। सही बात है, सही सिंपल सही ये चीज है। तो ऐसा बहुत सारा इल्जाम ये भी लगता है, जैसे आपने पहले कहा, बहुत सारे सिंगर जो शो करने चाहते हैं वो वहां पे गाना असल में गा नहीं रहते, वो खाली लिपसिंग कर रहे होते, पीछे ट्रैक बज रहा होता है। ऐसा भी होता है क्या? होता है ना रियलिटी शोज में। रियलिटी शोज जो पहले होते थे और जो आज होते हैं उनमें डिफरेंस है। जो पाकिस्तानी मोस्ट ऑफ द मतलब वो सारे रियल होते, बहुत रियल होते थे एक टाइम पे, आजकल नहीं होता। मतलब ये कंट्रोवर्शियल है क्योंकि आप जाके सीधा ये तो नहीं इल्जाम लगा सकते हो, लेकिन एक तरफ से देखा जाए तो उस पे टाइम बचता है, इसलिए लोग करते हैं। बहुत से लोग ऐसी बातें मतलब ऐसा नहीं है कि मैं गाना गा रहा हूं तो कोई और मेरा गाना गा रहा है, आप समझ रहे हो। मैंने खुद ही उस गाने को रिकॉर्ड किया है, लेकिन बाद में मैं अपने ही गाने पे लिपसिंग कर रहा हूँ। तो उससे क्या है कि उस बेसिकली वो क्या करते हैं, देखिए टीवी पे क्या होता है, टीवी पे आपको अच्छा दिखाना होता है चीजों को। अगर कोई लाइव गा रहा है तो हो सकता है कि इधर उधर उसका लाइव में कुछ भी हो सकता है, लाइव में उसका वॉइस टूट सकता है, इंस्ट्रूमेंट कहीं पे गड़बड़ हो सकता है। लेकिन अगर रिकॉर्डेड वॉइस रहेगा तो वो रिस्क नहीं लेता रहता है, इसलिए वो करते हैं। लेकिन करना नहीं चाहिए, क्योंकि पहले जब पुराने स्टूडियो होते थे तो वो लाइव ही होते थे,
बाद में, क्योंकि वो सिम्फनी भी यूज करते थे, बाद में उनका भी रिकॉर्डेड यूज किया जाने लगा। अभी बहुत सारे गाने आए जिसमें खाली वीडियो दिखा रहे हैं, हाँ, रिकॉर्डिंग वीडियो। जो नए हैं वो तो रिकॉर्डेड है ही, लेकिन जब स्टार्ट होता था तो हाँ। पहले वो, क्योंकि सिम्फनी सिम्फनी यूज होता था, अच्छा ऑर्केस्ट्रेशन अच्छा होता था, और मेहनत होता था, बहुत टाइम लगा के उस एक एपिसोड को शूट किया जाता था। आज के डेट में शूटिंग जल्दी से जल्दी आपको खत्म करना, तो इसलिए आप रिकॉर्ड वॉइस डाल दो, वो भी कुछ है। हाँ, किसी का मैं इंटरव्यू देख रहा था, हाँ, 2-3 साल पहले कोई सिंगर था या फिर कोई आपकी इंडस्ट्री का एक लेडी थी जो बोल रही थी कि पहले जो गाने रिकॉर्ड होते थे उसमें 6-6 महीने लगते थे, आज एक दिन में 6-6 गाने रिकॉर्ड हो रहे हैं। बिल्कुल। तो जो क्वालिटी है वो भी खत्म हो गई है। पहले जो फील आता था, जैसे कि आप देख लो तो आप रफी साहब के बहुत हाँ, उनका गाना देखो और आज के टाइम का गाना देखो, तो आपको नहीं लगता कि डिफरेंसेस काफी सारे आ गए हैं? टाइम के साथ जो डिफरेंसेस आते हैं हर चीज में, बिल्कुल। लेकिन आपको नहीं लग रहा कि आजकल बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी बढ़ रही है आपके ऑटो ट्यून के ऊपर, इसके ऊपर, उसके ऊपर? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, टेक्नोलॉजी की जरूरत है, हाँ। मैं टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करता हूँ, क्योंकि ऑटो ट्यून एक बहुत ही, उसको एक टैबू बना दिया गया है, ऑटो ट्यून को। उसको, उसके पॉजिटिव चीजों को आप देखें ना, उसका अगर उसको गलत तरीके से देखना है तो मैं विद ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरीवन, जो हम किसी एक गाने को हम देखें जो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि इस तरह से गड़बड़ हो रहा है, तो वो क्योंकि वो उस बंदे को उसको यूज करना नहीं आता है, जिसने वो उसको बनाया, या फिर वो इंटेंशनली भी कर सकता है क्योंकि शायद उस ऑडियंस को, जो ऑडियंस है उसको पसंद आता होगा, क्योंकि ऑडियंस के पर्सपेक्टिव से बनता है हर चीज। लेकिन ऑटो ट्यून को अगर यूज कर रहा है तो वो अलग यूज करेगा फिर। और एक चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा, और क्योंकि हमारा ऑटो ट्यून के ऊपर, ऑटो ट्यून को यूज करते हैं, बाय द वे मैं आपको बता दूं। अच्छा। लेकिन उनको कोई बोल सकता है कि मजा ले किसी की, वो खराब सिंगर है, नहीं, उनको पता है कहाँ पे क्या है। देखिए, म्यूजिक थ्योरी है, इसको जानना जरूरी है और टेक्नोलॉजी के साथ चलना होगा। कोई भी चीज आप देख लो, कि देखिए पॉडकास्ट ही देख लो, पहले पॉडकास्ट नहीं होते थे, तो ये क्योंकि हमको जमाने के साथ चलना है, के साथ आप चेंजेस को एक्सेप्ट करना है। जिमिंग को ही देख लो, पहले नॉर्मल लोग बारबल जुड़ाते थे, आजकल मशीन आ गए, क्योंकि वो इफेक्टिव है, साइंटिफिक है। रफी साहब के जमाने में 6 महीने लगते थे गाने को बनाने में, आज मैं मानता हूं कि आज एक दिन में 6 गाने बन जाते हैं। आज गाने इसलिए खराब नहीं हो रहे क्योंकि टेक्नोलॉजी आई है, गाने इसलिए खराब हो रहे हैं क्योंकि गानों में, मतलब एक तो लिरिक्स घटिया है, एक म्यूजिक भी घटिया होता है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो, एसएमएस म्यूजिक को ही ले लो, ये जो म्यूजिक बनाता है, जो म्यूजिक बनाता है, उसमें ऑटो ट्यून, मतलब म्यूजिक में यूज करना ही पड़ेगा, टेक्नोलॉजी में आपको मेलोडाइन यूज करना पड़ेगा, सारे वो गाना कितना खूबसूरत दिखता है। इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक में तो थोड़ा सा ऑटो ट्यून यूज करना, इट्स सो ब्यूटीफुल। आपके वॉइस को आपने अच्छी तरह से किया, थोड़ा सा अलग एक लेयर लेके चले गए, फिर से अलग लेके आए, तो वो एक रोबोटिक साउंड आता है, अलग सा एक साउंड आता है। वो आपको एक्सपेरिमेंट करते रहना चाहिए। अच्छा। उसमें भी एक बात है, क्वालिटी की बात जहां तक आप कर रहे हैं, जो ओल्ड इज गोल्ड, तो उसको हम चैलेंज कभी कर ही नहीं सकते, वो कोई भी नहीं चैलेंज कर सकता, क्योंकि उस जमाने में जो लिरिसिस्ट थे, उस जमाने में कंपोजर्स थे, उस जमाने के जो सिंगर्स थे, वो उतने डेडिकेटेड होते थे अपने प्रोफेशन को लेके, और इसीलिए चंदी सिंगर्स होते थे, चंदी सिंगर। तो सर, हमने अभी तक जो बात करी, हमने आपकी जर्नी देखी, ऑटो ट्यून के बारे में देखा थी। बाय द वे, एक चीज और मेरे को जानना है आपसे, क्योंकि मैं उस फील्ड से नहीं हूँ और आप उस फील्ड से हो, जो थिएटर होता है, मेरे को आज तक एक बात समझ में नहीं आई, थिएटर होता क्या है, उसमें करते क्या है थिएटर में? आपने थिएटर देखा है कभी? मैंने थिएटर आज तक लाइफ में कभी देखा नहीं हूँ। मैं आज तक मेरी लाइफ में 3 बार मूवी देखने गया हूँ। अच्छा, थिएटर मतलब आप हॉल्स के बारे में पूछ रहे हैं? मैं हॉल में 3 बार मूवी देखने गया हूँ, लेकिन जो लोग कहते हैं ना कि थिएटर में आपको लाइव एक्टिंग देखने को मिलती है। अच्छा, लाइव एक्टिंग, वो थिएटर, हाँ। उसके बारे में जरा बताइए कि वो होता क्या है? वही स्टेज में जो हम एक्टिंग करते हैं, स्कूल में तो आपने क्या होगा मेरे ख्याल से, स्कूल में तो क्या ही होगा, स्कूल में, हाँ, स्कूल में हम जगह जगह जाते थे, वही चीज है, वो एमेच्योर थिएटर है। अच्छा। और कुछ प्रोफेशनल थिएटर होता है, जैसे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा है। ओके। ड्रामा जो होता है वो थिएटर में होता है। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा हिंदुस्तान का सबसे बड़ा थिएटर का स्कूल है, जो दिल्ली में है। काफी बड़े एक्टर्स जैसे नवाजुद्दीन सिद्दीकी है, पंकज त्रिपाठी है, ये लोग सारे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के पास आउट है, जो आज हिंदुस्तानी फिल्मों में काफी बड़े एक्टर्स हैं।
तो थिएटर क्या होता है, देखिए थिएटर और फिल्म में यही डिफरेंस है कि थिएटर बेसिकली इज एन एक्टर्स मीडिया। उसमें आप एक्टर को पूरी लिबर्टी है, वो अपना हाथ कैसे भी यूज कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, वॉइस मॉड्यूलेशन पे काम कर सकता है। लेकिन फिल्म जो होता है ना, वो डायरेक्टर का मीडिया होता है। थिएटर में क्या होता है, बैक स्टेज आपको डायरेक्टर बता देगा कि आपको ये करना है, ये करना है, वो करना है। अच्छा। लेकिन जैसे आप स्टेज पे जाओगे, वो दैट इज योर थिंग, फिर आप अपने हिसाब से उसको तो सामने तो लोग बैठे रहते हैं। हाँ, लोग बैठे रहेंगे, तो उनके सामने आपको एक्ट करना है, अभिनय। उस वक्त डायरेक्टर आपको बोलेगा नहीं। कैसे बोलेगा, वो स्टेज पे तो नहीं आ सकता। लेकिन जैसे कि फिल्म है, फिल्म में सेलुलॉइड जो है वो एक डायरेक्टर का मीडिया इसलिए है, पहले भी मैंने आपको यही बताया कि डायरेक्टर होता है बॉस होता है, क्योंकि वो वही कंट्रोल करेगा। उसमें इतना सा एक 70 mm स्क्रीन है, जैसे उसमें आपका पूरा फेस दिख रहा है, उसमें आपको वॉइस मॉड्यूलेशन की जरूरत नहीं, एक आई का ब्लिंक लोगों को समझ में आता है क्या हो रहा है। तो डायरेक्टर आपको बताएगा आपको ये करना है, आपको वही करना है, फिर वो कट करेगा, अगर नहीं है कट ये करना है, फिर वो ये करना है। मतलब एक एक्टर अपने मन से फिल्म में कुछ नहीं कर सकता अनटिल एंड अनलेस वो अक्षय कुमार हो या फिर शाहरुख खान। अगर एक्ट्रेस को भी अगर आपको क्या ना हक करना है या कुछ करना हुआ, तो डायरेक्टर की परमिशन से होगा, ऑब्वियसली, क्योंकि वो फिल्म का एक क्योंकि वो हक वो अपने नॉर्मल लाइफ में नहीं कर रहा है, वो सीन है, वो सीन उस सीन का डिमांड है। सीन के डिमांड में जो भी है उसको करना पड़ेगा, जो डायरेक्टर उसको बोलेगा। अच्छा, ये बेसिकली होना चाहिए। लेकिन हमेशा नहीं होता, क्योंकि एक्टर्स का चलता है, एक्टर्स का तो आजकल गानों में भी उनका सब कुछ है। सर एक चीज और, मतलब मेरे को क्वेश्चन पूछने का ज्यादा मन, जैसे मैं इसमें अंदर हम लोग जा रहे हैं ना, डीपली समझ रहे हैं चीजों को। आज के टाइम पे जो गाने बन रहे हैं उसमें काफी से वल्गैरिटी आ रही है। ये हमारे जो सोसाइटी के जो अच्छे लोग हैं इस बारे में बात कर रहे हैं, उससे क्या हो रहा है, एक जो कह सकते हैं इम्पैक्ट पड़ रहा है बच्चों के ऊपर। आपको मेंटल जो डिसऑर्डर है उसके अकॉर्डिंग वो लोग हो रहे हैं। काफी ज्यादा आप कह सकते हो न्यूडिटी आ गई है, फिल्मों में भी या गानों में भी। इसके बारे में आपका क्या ख्याल है कि न्यूडिटी असल में है या फिर वो जो पब्लिक के डिमांड के अकॉर्डिंग वो लोग बना रहे हैं? क्या ये सही है आपके हिसाब से? देखिए, कोई भी चीज जो होता है ना, सोसाइटी का रिफ्लेक्शन होता। जब हम और आप बड़े हो रहे थे तो सिचुएशन अलग था, सीन्स अलग थे, बहुत सारे वर्ड्स हम लोग पब्लिकली यूज नहीं कर सकते थे, जो आज बच्चे ओपनली यूज करते हैं। तो जमाना चेंज होता है, एरा चेंज होता है, उस हिसाब से चॉइस लोगों के चेंज होते हैं। जब हम लोग बड़े हो रहे थे, जैसे मैंने आपको कहा था कि हम लोग रॉक स्ट्रीट जर्नल पढ़ रहे थे। आज किसी बच्चे को आप जाके पूछो रॉक स्ट्रीट जर्नल होता है क्या, वो बोल नहीं पाएगा, क्योंकि म्यूजिक वो सुनता ही R&B, वो सुनता ही हिप हॉप। जो मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं है अगर वो सुन रहा है, लेकिन अगर मैं क्वालिटी म्यूजिक सुनूं उसके बाद आके मैं इसको सुनूंगा, उसके बाद वो जस्टिफाइड है कि अच्छा इसमें ये डिफरेंस है। मैं तो R&B भी सुनता हूँ, अलग बात है, लेकिन मुझे क्वालिटी क्या है मुझे पता है। बच्चों को पता ही नहीं है कि क्वालिटी क्या है। आज बच्चे सुन रहे पॉप म्यूजिक, आज बच्चे खुद नहीं सुनना चाहते, गालियां दे रहे हैं, गालियां ओपनली दे रहे हैं, उनको लगता है इट्स कूल। हमारे जमाने में ऐसा नहीं था। तो सोसाइटी, सिनेमा होता क्या है, गाना होता क्या, जस्ट द रिफ्लेक्शन ऑफ द सोसाइटी। जो सोसाइटी में हो रहा है, फिल्म मेकर वही दिखा रहा है, वो अपने मन से कुछ नहीं दिखा रहा है। ये एक पॉइंट है, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा हूं, ऐसा नहीं कि ऐसा ही है। और दूसरा चीज ये है कि दूसरी बात ये है कि फिल्म मेकर ये भी सोचता है, अभी बिजनेस भी है, जैसे अभी काफी चीजें चेंज हो गई है लाइफ में। जैसे पहले था कि एक सिंगर डोमिनेट करता था, एक म्यूजिक डायरेक्टर डोमिनेट करता था। आजकल म्यूजिक कंपनीज डोमिनेट कर, म्यूजिक कंपनी सिंगर्स को क्या कहते हो हाँ, क्योंकि जो सिंगर को मिलना चाहिए, आजकल सिंगर्स को इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स के बेसिस पे गाना मिलता है। अच्छा, ये भी ये है। आपकी क्वालिटी क्या उसके हिसाब से नहीं, इट डजंट रियली मैटर। आपके पास एक फॉलोइंग क्या है, फैन फॉलोइंग क्या है, अच्छा, उसके बेसिस पे ये आपको काम देते हैं, और उसके लिए दे विल नॉट पे यू। आप जब आपको आपके फॉलोअर्स के बेसिस पे जो आप अर्न करेंगे, आपको ये चीज पता है कि प्लेबैक के लिए सिंगर को आज की डेट में एक पैसा नहीं मिलता है, को भी नहीं मिलता है यार। हमने सुना है कि लाखों रुपए मिलते हैं गाना गाने के लिए नहीं मिलता है, शोज के लिए मिलता है। क्योंकि म्यूजिक कंपनी आपको ये बोलेगी हम आपको म्यूजिक लेबल दे रहे हैं, जैसे बड़े बड़े कंपनीज है, नंबर 1 कंपनी है, वो आपको बोलेगी मैं आपको लेबल दे रहा हूं, आप परफॉर्म करो। सिंपल है, इट्स बिजनेस फॉर देम। तो वो गाएंगे, उसको पैसे नहीं मिलते, वो गाते हैं और अर्न कर रहे हैं। क्योंकि अगर उसको लॉन्च करेगा, एक सिंगर को अगर काम दे रहा है, तो उसका गाना तो हिट होना ही है।
ये म्यूजिक लेवल को भी पता है, क्योंकि वो लोग ही रन कर रहे हैं पूरा। चलो आपको प्लेबैक से पैसे नहीं मिले, लेकिन आपकी जो ब्रांड वैल्यू बढ़ा तो मुझे शोज मिलेंगे ना, स्पॉन्सरशिप मिलेंगे, शोज से पैसे होते हैं, शोज से पैसे, सिंगर्स को पैसे सिर्फ शोज से ही मिलता है, शोज से बहुत पैसे मिलते हैं, एडवर्टीजमेंट मिलता है उनको, हाँ एंडोर्समेंट और मैक्सिमम शोज से ही होता है, और शोज में बहुत पैसा है। मान लो आप मैं जानना चाहता हूँ कि एक बड़ा सिंगर है, मान लो अरे वो किसी शो करने जा रहे हैं, उसको हम लोगों ने शो करने को बुलाया अपने टाउन में, तो मिनिमम कितना चार्ज? बहुत चार्ज करेंगे, करोड़? हाँ 1 करोड़ ज्यादा भी हो सकता है। 2014 में 75 लाख था, 2014 में 75 लाख था, वो आज से 11 साल पहले। तो डबल कर लो, 2 करोड़ कर दो। देखिए शोज जो है, शोज से ही उनकी अर्निंग होती है, वो कोई गलत बात मैं नहीं मानता हूँ कि आप किसी भी भारतवर्ष को छोड़ के आप कहीं भी चले जाओ, कोई भी सिंगर जो है एक एल्बम बनाता है, 7 पूरे जिंदगी में 5 से 6 एल्बम्स वो बनाता है, और उसकी रॉयल्टी से वो खाता है। हिंदुस्तान में किसी भी सिंगर को रॉयल्टी मिलती नहीं है, रॉयल्टी मिलती म्यूजिक कंपनी को। एज फॉर एग्जांपल, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा ये लेजेंडरी गाना है, उसके बाद ने इस गाने को रिक्रिएट किया। कैसे किया? जबकि वो, आपने कभी इस बात को सोचा है? के साथ I know him, he's like, I'm like he's my buddy। तो बहुत सारे, लेकिन आपको क्यों लगता है कि ये गाना उन्होंने रिक्रिएट किया? कितने सारे रिक्रिएशंस हो रहे हैं, सिर्फ नॉट ओनली ये म्यूजिक डायरेक्टर सारे के सारे, उसके मैक्सिमम तो उसके रिक्रिएशंस ही है। कैसे रिक्रिएशन होता है? आपने कभी सोचा? किसी और सिंगर से गवा दिया, किसी और का गाना, सिंगर की तो कोई वैल्यू नहीं हुई, एक्चुअली वैल्यू है ही नहीं। वो इसलिए है क्योंकि वो कंपनी के पास उसका कॉपीराइट रहता है, अच्छा, और वो साइन रहता है। जब हमने भी के साथ वो किया था, साइंड एग्रीमेंट था कि जोगी दे नाल आज मैंने गाया है, कल वो किसी और से भी गवा सकते हैं, उसको कहीं पे भी वो हाँ, मेरे पास सिर्फ इतना ही राइट है कि मैं किसी शो में इसको परफॉर्म कर सकता हूँ, ये बोल के कि मेरा गाना है, इसके अलावा मेरे पास कोई और राइट नहीं है। आप गाने को रीसेल भी नहीं कर सकते। नहीं, ये डार्क, मतलब ये म्यूजिक इंडस्ट्री की डार्क रियलिटी है। हाँ। हम लोग तो कुछ और ही सोच रहे होते हैं, अंदर की बातें कुछ और ही है यार। इसीलिए लोग अपने YouTube चैनल्स पे फोकस करते हैं अपने गानों। और सबसे बड़ी बात है कि आज के डेट में अगर आपने कुछ अच्छा क्रिएशन किया, वो ऐसा नहीं है कि आज के डेट में टैलेंट नहीं है, बहुत टैलेंट है, लेकिन अप्रूवल ही नहीं होगा, गाना अप्रूव ही नहीं करेगा। और जो लोग अप्रूवल में बड़े जगह पे बैठे हुए हैं, उनको म्यूजिक का सेंस ही नहीं है। वो जैसे मैं बोला, वो तो पैसे बनाने के लिए बैठे हुए हैं। हाँ, मतलब एक गाना सबका, देखिए सबके अपने अपने लॉबीज है, अपने अपने रेफरेंसेस है। कोई एक्टर आके बोलेगा, जो बड़ा शॉट है, जो प्रोड्यूसर है, वो बोलेगा मुझे इस सिंगर को लेना है, वो भले ही उसको गाना आता हो नहीं आना हो, मुझे इसी को लेना है। तो प्रोड्यूसर, जो डायरेक्टर है, कैसे मना कर सकता है? उसका एम्प्लॉय है। म्यूजिक डायरेक्टर भी आजकल एम्प्लॉय हो चुका है। पहले उसका से होता था, वो जाके बोल सकता था आप ऐसे कर सकते हो सर। आज म्यूजिक डायरेक्टर को बोलेंगे भाई 5 सिंगर से गाना गवा, जो अच्छा होगा वो मैं लूंगा। अभी 5 सिंगर को अगर वो पे करेगा तो उसके पॉकेट में बचेगा क्या? 5 सिंगर से गाना का मतलब एक गाने को 5 या 6 सिंगर्स गाते हैं। अच्छा, उस गाने जो फिर डायरेक्टर उसको दिखाया जाता है सबको कि भाई ये गाना, सब अप्रूवल देंगे, जो म्यूजिक कंपनी के अथॉरिटीज है वो देंगे। उसके बाद प्रोड्यूसर बैठा रहेगा, एक्टर बैठा रहेगा, सबके अप्रूवल, जिसके जो अप्रूव सिंगर अप्रूव होगा, उसके गाने को फाइनली पिक्चराइज करेंगे। अब आप पूछेंगे कि 5 लोगों ने जो गाना गाया, इनको पैसे नहीं मिले? हाँ। पैसे किसी को भी नहीं मिलेंगे, किसी को नहीं। अगर वो पैसा तो म्यूजिक डायरेक्टर के पॉकेट से जा रहा है ना, उसको एक अमाउंट दिया गया कि इस गाने के रिकॉर्डिंग में यही पैसा, इतना ही पैसा खर्चा होना है, तो वो कितने लोगों को पैसा देता रहेगा? जैसे ही इज अ वेरी गुड गाय, वेरी नाइस गाय, बहुत अच्छा है, वो फिर भी पैसे दे देता है लोगों को। लेकिन बाकी कितने लोग हैं जो एक मैं रियलिटी पूछूं आपसे, आप इसमें क्वेश्चन को आप डाइवर्ट भी कर सकते हो, मतलब जवाब नहीं भी दे सकते हो। एक सिंगर है, मान लो एक, मतलब मैं बात नहीं कर रहा, हाँ, एक सेकंड लेवल का सिंगर जस्ट नीचे ही, वो अगर एक गाना गाता है तो एक सिंगर को कितने, आपने बोला कि पैसे नहीं मिलते हैं, लेकिन अगर हम पहले की बात करें, जो वो मुझे आइडिया नहीं है, तो वो सिंगर को पैसे, मतलब उसको पहले बहुत अच्छे पैसे मिलते होंगे, क्योंकि पहले सिर्फ सिंगर्स लोग प्लेबैक करके घर खरीद लेते थे, गाड़ियां खरीद लेते थे। आज के सिंगर्स को प्लेबैक से पैसे नहीं मिलते। जैसे मैंने आपको बोला, सिर्फ अगर शोज उसके अच्छे शोज हो रहे हैं तभी उसको पैसे मिल सकते हैं।
आप देखो तो इंडस्ट्री में बहुत सिंगर्स हैं, या फिर उसका अपना यूट्यूब चैनल है, सबके तो शो नहीं होते हैं। हाँ, तो फिर वो उनके कुछ अलग सोर्सेस होंगे कमाई के, लेकिन सिंगर की कमाई सिर्फ शो से ही होती है, या फिर उसका कोई अपना चैनल है तो चैनल से उसको कॉपीराइट मिल सकता है। अगर वो म्यूजिक कंपनी के अंडर है, उसको किसी ने साइंड आर्टिस्ट है, किसी कंपनी ने उसको साइन करके रखा है, तो फिर उसको एक साइनिंग अमाउंट या फिर उसको एक सैलरी बेस। काफी सारी मतलब देखने में अगर देखो तो जो फिल्म इंडस्ट्री है बहुत ज्यादा मतलब आपको ग्लैमर दिखता है, ये दिखता है, वो दिखता है, लेकिन जो रियलिटी है वो अंदर में जाओगे तभी आपको पता चलेगा। बहुत बहुत ज्यादा स्ट्रगल है, डिप्रेसिंग है, और आपको एक सर्कल में होना जरूरी है। बिना सर्कल के काम आपको मिलेगा नहीं। बहुत कहना आसान है जब लोग स्ट्रगल करके तू तो गया था, क्या कर लिया तूने, लेकिन उस बंदे ने जो झेला है उसको पता है। सही। ऑन सेइंग दैट मैं इस चीज को मतलब मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं, मैं इस चीज को डिफेंड नहीं कर रहा हूं कि भाई नहीं स्ट्रगल है तो नहीं, लेकिन एक चीज है, मैं इस चीज को मानता हूं, मेरा अपना मानना ये है कि अगर मुझे अपने आप पे भरोसा है, अगर मैं गिव अप ना करूं किसी भी सिचुएशन में, तो रास्ते जरूर निकलेंगे, क्योंकि फॉर्मूला किसी चीज का नहीं है। अभी मैंने कामयाब म्यूजिक डायरेक्टर है मेरे सामने, मैंने इन लोगों को तरक्की करते हुए देखा है, तो उसका किसी चीज में चल गया, ही रोज टू फेम एंड हैप्पी फॉर हिम। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, तो हमको गिव अप नहीं करना है बेसिकली। वो देखिए हर फील्ड में कुछ ना कुछ स्ट्रगल तो है ही है, और इसमें कुछ ज्यादा है, हर चीज में स्ट्रगल है। हाँ। हम लोग जो पॉडकास्ट कर रहे थे स्ट्रगल नहीं है, रिकॉर्डिंग में कितनी मेहनत हुई है आप जरा बताओ लोगों को। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ। लेकिन हम लोगों ने बहुत तैयारी करी इसके लिए, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम करना छोड़ देंगे उसको। नहीं, सही बात है। हाँ। तो उसको अगर उस पैशन को अगर फॉलो ही नहीं करेंगे तो फिर जीने का कोई मकसद ही नहीं रह जाएगा। मतलब एक ड्रीम्स जो है हम लोगों को, जो होप है, वही सिर्फ हमको जीने के लिए वो इंस्पायर करती है। स्ट्रगल हर चीज में। हाँ। कुछ भी करने जाओगे, बिजनेस पढ़ाई कर लो तो फिर जॉब का उसमें क्या स्ट्रगल है, शादी हो गई तो खर्चे का स्ट्रगल है। स्ट्रगल इज एवरीवेयर लाइफ में। जब तक पैदा होते हो ना तो बहुत स्ट्रगल करके पैदा होते हो, है कि नहीं सर? डॉक्टर को पता है कितने स्ट्रगल होता है एक बच्चे जो पैदा होता है। अच्छा, तो हम लोगों ने अभी तक बात करी आपकी जर्नी की सारी चीज़ों के बारे में। एक आपने मेरे को बताया था पहले कि आपको एक अवार्ड भी एक मिला था 2019 में, वो क्या था, कौन सा अवार्ड? वो मैंने एक प्रोजेक्ट किया था, सदिया। अच्छा। एक खोदिया जो एसएमएस गाना है। ओके। इस गाने की भी अलग स्टोरी है। जब मैं ये एक बहुत ही अनएक्सप्लोर्ड सी जगह थी जो सदिया है, और इसको लेके किसी ने कभी गाना नहीं बनाया। मुझे तो बहुत सरप्राइज हुआ क्योंकि भूपेन हजारिका जी का बर्थ प्लेस है। हाँ, बर्थ प्लेस। और उसको लेके किसी ने गाना नहीं बनाया, और मतलब काफी पुरानी जगह है। तो मैंने सोचा चलो इसके लिए ट्राई करते हैं, क्योंकि माजुली बन चुका था, तो मुझे लगा कि मुझे सदिया को लेके बनाना है। और जब मैं गया तो मुझे लगा कि ये जो लोग हैं इनके लिए जरूर कुछ करना चाहिए, क्योंकि काफी बैकवर्ड जगह थी उस वक्त। मतलब एक अलग ही वर्ल्ड है। अगर 300 से ज्यादा डिस्टेंस नहीं है, हाँ। लेकिन वर्ल्ड अलग है, कुछ डेवलपमेंट नहीं है। अच्छा। तो मैंने सोचा कि इस जगह को अगर हम लोग टूरिज्म के पर्सपेक्टिव से देखें, इसमें काफी सारे प्रोस्पेक्ट्स है। तो मैंने ये गाना पहले इसका एक कॉन्सेप्ट तैयार किया, फिर मैंने अपने दोस्त को भेजा, उसने लिख के मुझे भेजा, फिर मैंने इसको कंपोज करके मैंने फिर सदिया के एमएलए को अप्रोच किया। फिर ही रियली लव्ड द कॉन्सेप्ट। फिर हमने बनाया इस गाने को। गाना बनाने के बाद इनिशियल स्टेजेस में काफी क्रिटिसिज्म हुआ, क्योंकि बहुत लोग शायद एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे, लेकिन उसके एंगल्स और कैमरा उनको लोगों को पसंद आया। और मुझे गवर्नमेंट ऑफ असम ने अप्रोच किया, जो टूरिज्म था उस वक्त, जयंत मल्लो बरुआ थे टूरिज्म के चेयरमैन। तो उन्होंने अप्रोच किया, उनको काफी अच्छा लगा, और फिर उन्होंने कहा कि ये कंपटीशन हम कर रहे हैं, आप इसमें पार्टिसिपेट कर लो, शायद आपको अवार्ड भी मिल जाए। तो हमने कहा कि अवार्ड से मुझे कुछ वो दिलचस्पी नहीं है, आप ऐसा करो कि जो इसको एक टाइटल सॉन्ग, आप अगर आप कुछ करना चाहते हो, एक सदिया का एक टाइटल सॉन्ग, टाइटल ट्रैक टाइप बना दो, सदिया टूरिज्म के लिए आप कुछ करो। नहीं यार, तुम जरूर पार्टिसिपेट करो, मुझे तो ऐसा लगता है कि ये वीडियो अच्छा है। तो वो हम पार्टिसिपेट कर लिया, फिर हमको
ओके वो अवार्ड मिला 2019 में टूरिज्म वर्ल्ड टूरिज्म डे पे, तो उस वक्त सर्बानंद सोनोवाल जी थे चीफ मिनिस्टर, तो वो था काफी ज्यादा मतलब वो जो जर्नी काफी ज्यादा एक सिंगर की जर्नी बहुत मतलब स्ट्रगल होता है उसके जी अंदर जी हर चीज के सिंगिंग में, खास करके अगर आपके अगर फॉलोअर बेस अच्छा खासा है देन आपकी चांदी है, लेकिन अगर आपके पास नहीं, चांदी तो नहीं है, बट एक है कि आपके पास एक कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि मैं अप्रोच कर पाऊंगा लोगों को अच्छी तरह से, क्योंकि जैसे कि अभी आप ऑटो ट्यून के बारे में बोल रहे थे, मेलोडाइन के बारे में बोल रहे थे, कुछ लोग उसको सपोर्ट नहीं करते, तो जैसे कि ये, लेकिन हमको चलना पड़ेगा ना उसके साथ। उसी तरह से इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स और ये सब बहुत लोग सपोर्ट नहीं करते, लेकिन ये जमाना है, हमको चलना पड़ेगा, अगर है नहीं है तो हमको बनाना पड़ेगा। सही बात है। और सर हम अपने शो के एकदम लास्ट पे आ गए, बिकॉज जी क्योंकि मैंने 1 घंटे का टाइम लिया था सर के साथ, और जो आपने गाना गाया था अभी जो आपने रिलीज कराया है जी 3 लाख प्लस व्यूज आए हैं जी, उसके अगर 2-4 वर्ड्स अगर आप एक बार कर दो, रिपीट कर दो, इफ पॉसिबल रिपीट कर दो, देन हमारे दोस्तों के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। और इस गाने का लिंक मैं इसके साथ मैं दे रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप इस गाने को बस सुने, वीडियो देखो, काफ़ी अच्छा मतलब स्क्रीन प्ले किया गया, काफ़ी अच्छे से रिकॉर्डिंग की गई है, और हमारे लोकल में शूटिंग की गई है, जी, हाँ, लोकल एरिया में शूटिंग की गई है। तो मैं इस गाने का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो आप जाके उसको चेकआउट कर सकते हो। प्लीज़ सर 2-4 वर्ड्स अगर आप गा दो, मुझे पता है कि यहाँ पे गाना मुश्किल है क्योंकि ये माइक अलग है, वो स्टूडियो की बात अलग होती है रिकॉर्डिंग की, लेकिन यहाँ पे 2-4 वर्ड्स गा दो देन। ये जो चांदनी रात है, मेरे हाथ में तेरा हाथ है, खुले आसमान के साए में दोनों एक नई शुरुआत है, नींद चुरा के चैन चुरा के तूने मुझे दीवाना किया, ये जो चांदनी रात है, मेरे हाथ में तेरा हाथ है। थैंक यू सो मच सर, और हमारे दोस्तों को काफ़ी अच्छा लगेगा। आप कमेंट बॉक्स को भर दो लिख के कि मतलब ये गाना आपको कैसा लगा। ऐसा गाना बहुत अच्छा मेरे को लगा, और सुन के लाइव सुन रहा हूँ। सर एक चीज़ मैं आपसे और पूछना चाहूँगा, लास्ट में क्वेश्चन है कि आपके जो फ्यूचर प्लान्स हैं, यहाँ तक तो आप पहुँच गए, इसके आगे का जो आपके प्लान है जी, वो आप अभी क्या क्या करने जा रहे हो, एक बार अगर आप बता पाओ, जो चीज़ बताने लायक है, जो चीज़ मतलब नहीं बता सकते देन इट्स वेरी फेयर। कॉम्पोजिशंस है, 2 कॉम्पोजिशंस है, प्लानिंग है कि इस साल तक रिलीज करना है। ओके, देखते हैं क्या हो सकता है। इसके बाद काफी और चीजें, स्क्रिप्टिंग पे भी काम कर रहा हूँ, बहुत सारी चीजें हैं, पर वो अभी रिवील नहीं कर सकते। हाँ, नहीं मैं समझ रहा हूँ। हाँ, तो देखते हैं क्या होता है। 2 गाने अभी और इस साल में रिलीज होने वाले, तो आप वेट करो, देखते हैं कब तक वो रिलीज होते हैं, हम लोग वेट करते हैं। सो सर थैंक यू सो मच टू थैंक्स अ लॉट शो। थैंक्स अ लॉट। थैंक्स अ लॉट। कैसा लगा एक बार आप अपना जो व्यूज है एक बार आप बताओ हमारे दोस्तों को। बहुत अच्छा लगा इरशाद बहुत ही पोलाइट बंदे हैं और बहुत ही अच्छी तरह से ये अप्रोच करते हैं। जरूर देखिए इनका पॉडकास्ट, काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। थैंक यू सो मच। और फ्यूचर में हम और भी अच्छे अच्छे लोगों को हम लोग लाएंगे, और अभी अगर इस पॉडकास्ट को देख रहे हो और आपको भी लग रहा है कि आप इस पॉडकास्ट पे आ सकते हो, तो आपने भी लाइफ में कुछ करा है, कुछ अचीवमेंट है आपकी, जो छोटी हो बड़ी है डजंट मैटर, अचीवमेंट होनी चाहिए, क्योंकि लोग जब एक दूसरे को देखते हो तो वो इंस्पायर होते हैं। इनसे बहुत से लोग अभी इंस्पायर होने वाले हैं। मेरे से तो खैर छोड़ दे मेरा बात, लाइव एग्जाम्पल जब आप देखते हो ना तो आप इंस्पायर होते हो। तो अगर आप भी चाहते हो कि आप भी लोगों को इंस्पायर करो, चाहे वो छोटी अचीवमेंट हो बड़ी अचीवमेंट, डजंट मैटर, फ़ोन का हम नंबर दे रहे हैं, उस नंबर पे कॉल करो, हमारी टीम आपसे बात करेगी। और आप कहीं पे भी रहते हो, आसाम के किसी भी कोने में रहते हो, तो हम आपको अपने स्टूडियो में बुला सकते हैं, आपको इन्विटेशन दे सकते हैं। ये वीडियो देख के आपको बहुत अच्छा लगा होगा और आपने बहुत कुछ सीखा होगा, क्योंकि म्यूजिक इंडस्ट्री में हम लोग देखते हैं बहुत सारा ग्लैमर पैसा, लेकिन बहुत सारी काली चीज़ें भी है। ब्लैक, पूरा ब्लैक ही ब्लैक है, कुछ और कुछ है नहीं वहाँ पे। तो होप यू
आप इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और अपने पेरेंट्स का ख्याल जरूर रखना। थैंक यू सो मच।